प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूएस के साथ ट्रेड डील हुआ तो एटलीस्ट एक दिन के लिए तो मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ से लगा कि शायद यहाँ से मार्केट्स में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर आएगा, लेकिन हाँ फिलहाल जिस तरह का मार्केट का परफॉर्मेंस है उसको देखकर तो लग रहा है कि पता नहीं मार्केट का क्या होगा। और देखिए यहाँ पे सिर्फ इक्विटी मार्केट का नहीं, इंडियन इक्विटी मार्केट नहीं, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करे इन्वेस्टर। ठीक है, पहले था कि चलो इंडियन इक्विटी मार्केट ठीक नहीं कर रहा है, बाहर इन्वेस्ट करते हैं, यूएस में कर देते हैं, चाइना में कर देते हैं ना, बहुत सारे कंट्रीज है वहाँ कर देते हैं, सभी कुछ गिरा हुआ है। उसके बाद कह रहे चलो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी गिरा हुआ है। चलो क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो वो भी बुरी तरह से गिरा हुआ, तो क्रैश चल रहा है। तो आखिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे कहाँ, तो यही सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मार्केट्स का हालात देख लेते हैं। डिफरेंट एसेट क्लासेस, इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अलग अलग जो एसेट क्लासेस है उसका परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि उसके बाद जो कमेंट करूंगा उसको समझने में आपको आसानी होगी। इंडियन मार्केट्स देखिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी जगह परफॉर्मेंस आपको नहीं दिख रहा है। और सेक्टर थीम तो हालात और भी ख़राब है, मतलब डिफेंस आज भी बुरी तरह से गिरा हुआ है, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नीचे मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ आपको नेगेटिव ही दिखेगा। तो कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट में। बाहर देख लेते हैं, ये देखिए यूएस का मार्केट गिरा हुआ है। नैस्डैक तो बुरी तरह से गिरा था, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं टेक रिलेटेड जो कि कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ था यूएस में। उसके बाद एशियन मार्केट्स देखिए, यहाँ भी सब कुछ गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स देखिए, यहाँ भी ज़्यादातर गिरा हुआ है। तो इक्विटी मार्केट में तो कहीं भी रिलीफ नहीं है। चलिए गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं, यहाँ भी देखिए ये भी गिरा हुआ है। इनफैक्ट ये तो इंटरनेशनल प्राइसेस है ना, इंडिया का अगर आप देखेंगे ना ईटीएफ्स, तो यहाँ गिरावट ज़्यादा है। मतलब इंडिया में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय क्या मैं बता रहा हूँ, गोल्ड तो अबाउट 3% के आसपास ही अभी गिरा हुआ है, लेकिन सिल्वर अबाउट 11% के आसपास गिरा हुआ है। क्रिप्टोज देख लेते हैं, ये देखिए कंप्लीट ब्लड बाथ क्रिप्टोज में, बहुत ज़्यादा गिरा है, कहीं कोई रिस्पाइट नहीं। नाम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट्स इतना ज़्यादा गिर क्यों रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न तो है ग्लोबल टेक सेल ऑफ। पूरे वर्ल्ड का मार्केट डाउन है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएस में जो टेक जायंट है एएमडी ना, उसका जो रेवेन्यू फोरकास्ट है, मतलब फ्यूचर में जो वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे सेल्स, तो वहाँ पे कंसर्न आ रहा है कि जितना उम्मीद था उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आएगा। साथ ही आईटी सॉफ्टवेयर तो कल भी बुरी तरह से गिरा था, उसका वो भी अभी चल रहा है। उसका है कि भाई ये जो एआई आया है, एआई ही ज़्यादा काम कर देगा, ठीक है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कम होगी। तो जो आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनका जो मार्जिन्स है वो बुरी तरह से हिट होगा, क्योंकि जिस तरह का बिज़नेस पहले चल रहा था वो बिज़नेस नहीं चलेगा ना। पहले आप मान लीजिए कि 10 करोड़ किसी के लिए, किसी काम के लिए मांग रहे थे, वो 10 करोड़ पे नहीं होगा, वो 6-7 करोड़ या फिर उससे भी कम उससे भी कम पैसे में आपको वही सेम काम करना होगा, तो मार्जिन हिट होगा, प्रॉफिट कमेगा आपका। तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसीलिए यूएस के स्टॉक्स देखेंगे ना, जो टेक रिलेटेड स्टॉक्स हैं बुरी तरह से गिरे, ब्लड बाथ हुआ। और जब यूएस गिरेगा तो ऑफ कोर्स, क्योंकि एआई तो सभी जगह चल रहा है ना, तो लाइक चाइना हो गया या फिर ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सब इंटर रिलेटेड है इस मामले में। तो सभी जगह प्रॉब्लम है, और इंडिया में तो आईटी सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स जो कंपनीज हैं उनको प्रॉब्लम हो ही रहा है, कल तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। और उसके बाद डिफेंस भी बुरी तरह से गिरा है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, कल भी गिरा था और आज भी गिरा है। सबसे बड़ा डिफेंस में कल जो प्रॉब्लम था वही सेम कंपनी लाइक एचएएल, कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है, एमका जिसका नाम है ना, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें जो प्रोटोटाइप्स बनाना था उससे इनको रेस से निकाल दिया गया है। सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ को रखा गया कि भाई वही लोग ये बनाएंगे। हमको 3 सिलेक्शन हुआ है 3 कंपनीज़ का, उसमें फाइनली फाइनेंशियल बिड पे सिर्फ एक कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद एक और बुरा न्यूज़ आ गया एचएएल के लिए कि भाई इन्होंने जो तेजस मार्क 1A का जो डिलीवरी करना था ना, उसमें डिले कर रहे हैं। डिफेंस कंपनीज़ के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि भाई जो पीएसयू कंपनीज़ है ना, वहाँ ये डिलीवरी का प्रॉब्लम है, एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, शायद ही कोई चीज़ टाइम पर आता है यहाँ पे।
तो इसीलिए सरकार के तरफ से अच्छा ही है ना, देखिए कंपटीशन हो तो अच्छा है, ज़्यादा ज़्यादा प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेशनल सिक्योरिटी का बात है, यहाँ पे हर एक चीज़ में डिले होगा तो पूरे कंट्री को प्रॉब्लम हो। अच्छा है प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए और थोड़ा मतलब ये भी पीएसयू में भी हो, मैं ये नहीं बोला हूँ काम नहीं हो, लेकिन कंपटीशन हो तो अच्छा है। और देखते हैं ना प्राइवेट सेक्टर को काम देकर देखते हैं कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस आता है। अब मान लीजिए उनका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो धीरे धीरे बिजनेस वहाँ पर शिफ्ट होगा। और अगर उनको देख कर पीएसयू भी सुधर जाते हैं, सो कॉल्ड परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेते हैं, तो भी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये सब चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे हटाया गया एचएएल को, ठीक है, एमका प्रोजेक्ट से, तो अब यहाँ पे मार्केट में थोड़ा लगा कि अरे पीएसयूज़ के साथ ऐसा हुआ, प्राइवेट को ज़्यादा ना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए पीएसयू का आज देखेंगे ना परफॉर्मेंस डिफेंस कंपनीज़ का, तो वहाँ अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट देखिए निगेटिव असर तो सब पे ही पड़ता है ना, पूरे सेक्टर पे, पूरे थीम पे डिफेंस की ज़्यादातर कंपनीज़ ही गिरी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अगेन अगर क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, चाहे वो आईटी हो चाहे डिफेंस हो, क्वालिटी अच्छा है, अगर बिजनेस उसका आएगा फ्यूचर में रिबाउंड करेगा और रिटर्न्स भी आएगा। आईटी तो देखिए मैंने पहले ही भी बताया ना, मेरे पास काफ़ी समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरे पास 2 आईटी का स्टॉक हुआ करता था, काफ़ी पहले ही मैंने एक को हटा दिया, एक रखा हुआ है अभी भी, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक है उससे उम्मीद है कि ये जो कुछ भी चल रहा है नेगेटिविटी उसको वो ठीक से नेविगेट कर लेगा और फ्यूचर में परफॉर्मेंस अच्छा देगा। अभी तक तो यही लग रहा है, इसीलिए मैंने एक तो रखा हुआ है। पूरी तरह से मैं नेगेटिव नहीं हूँ आईटी पे, बट बड़ी बड़ी कंपनीज से तो बचकर रहना ही अच्छा है। मेरे पास मिड कैप का एक आईटी कंपनी है, डिफेंस भी मेरा एक्सपोजर है, मैंने आप लोगों को बताया था अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो डिफेंस देखिए वापस आएगा, ये सब चलता रहता है, लेकिन जो स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सावधानी से सेलेक्ट करें। और म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स या सेक्टर फंड्स अगर आप बच कर रहे हैं, बार बार मैं बोलता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, समझते हैं ये अप डाउन जो हो रहा है इसको झेल सकते हैं, तभी उधर जाए, नहीं तो सेक्टर थीमेटिक फंड से दूर रहें म्यूचुअल फंड्स में। हाँ अगर स्टॉक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी है, तब तो ऑफ कोर्स बेसिस योर नॉलेज इन्वेस्टमेंट होराइजन आप एक्सपोजर ले सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट्स अभी तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलेगा, क्योंकि बाहर से ही प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए एआई का प्रॉब्लम मैंने काफ़ी पहले से आप लोगों को बताया था। हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे 2 तरीके का कंपनी है। एक तो है कि भाई जो चिप बना रहा है, सेमीकंडक्टर बना रहा है, ठीक, वो सब है, मेमोरी रिलेटेड कंपनीज़ हैं जो कि बना रहा है ये सब। और दूसरा टाइप का कंपनीज़ क्या हो गया, जो कि इसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो बना रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसको इतना ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है ना कि वो सही से बना भी नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है, ठीक है। तो उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या है कि भाई ठीक है तुम बना के जो बेच रहे हो, जो कंपनीज इसको खरीद रही है ना, वो खर्च बहुत ज़्यादा कर रही हैं खरीदने में। तो अगर ये जो खर्च हो रहा है उसका सही से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं हुआ, तो उस तरह की कंपनीज में प्रॉब्लम आ जाएगा। यही रिस्क अभी चल रहा है, ठीक है। इसीलिए एआई में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखने लगा स्टॉक्स में। लेकिन हाँ ये भी प्रॉब्लम है कि भाई एक तो ये हुआ ना, एक बार ये जो कंपनीज इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, खरीद रहे हैं, सही से अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं कर पाते हैं इस खर्च पे, तो ऑफकोर्स वो खरीदना कम कर देंगे। तो जब वो खरीदना कम कर देंगे तो जो कंपनीज इसको बना रही उसको भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पूरा इकोसिस्टम में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले महीनों में थोड़ा और प्रॉब्लम आ सकता है। ये तो मैं काफ़ी समय से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ओवर एक्सपोजर लेकर बैठे हुए हैं। तो एक्सपोजर देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ रहना चाहिए, वो अलग चीज़ है एक्सपोजर, लेकिन ओवर एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए, ठीक। तो अभी देखिए क्या चल रहा है ना, सभी कुछ डाउन है, ठीक। जैसे क्रिप्टो देख ले, कंप्लीट ब्लड बात। क्रिप्टो ना हमेशा बोला जाता है अरे गोल्ड को ये रिप्लेस कर देगा, डिजिटल गोल्ड है ये सब। मतलब मैंने तो हमेशा कभी, इसीलिए मैंने क्रिप्टो को कभी भी बोला नहीं ना। हाँ मतलब अगर इंटरटेनमेंट के लिए, थ्रिल के लिए थोड़ा बहुत करना चाहते हो अलग चीज़ है, लेकिन क्रिप्टो में रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है। और इक्विटी मार्केट्स में या ओवरऑल मार्केट्स में प्रॉब्लम अगर आया तो क्रिप्टो भी बुरी तरह से गिरेगा। क्योंकि मैं जो भी फॉलो करता हूँ या फिर आप लोग को अपडेट करता हूँ, जब जब मार्केट्स में प्रॉब्लम आता है तब तक क्रिप्टो भी बुरी तरह से गिरता है, कंप्लीट ब्लड बात होता है। अभी आप वही देख रहे हैं, क्रिप्टो तो बहुत गिर चुका है, ठीक है। इसके बाद गोल्ड सिल्वर ना, गोल्ड सिल्वर देखिए मैं फिर से रिपीट, कल भी मैंने बोला था सिल्वर बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। आप लोग हमेशा लिख रहे हैं ना कि इसमें एसआईपी करें सिल्वर में। अरे भाई एसआईपी करने का समय ख़त्म हो गया। सिल्वर बहुत ज़्यादा अभी स्पेकुलेटिव है, ये इक्विटी नहीं है सिल्वर, ठीक है ना। ये जो डिमांड है, सही बात है डिमांड है भाई, लेकिन डिमांड का भी एक प्राइस होता है।
उस जो रीज़नेबल प्राइस था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, इसीलिए आप इसमें लगातार गिरावट देख रहे हैं। थोड़ा ऊपर जाके फिर गिर जाता है। तो सिल्वर सबके बस की बात नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट करना चाहता है तो कंसिडर कर ले, लेकिन सिल्वर अभी बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में है। मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी उसके आधार पर बता रहे हैं। गोल्ड थोड़ा बहुत रखा जाता है लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो अलग चीज़ है गोल्ड, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स अभी भी खरीद रहे हैं। यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, यूएस डॉलर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो गोल्ड में अभी भी लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी रहेगा शायद, ठीक है, आने वाले समय में। सिल्वर का तो रिस्क बहुत ज़्यादा, और प्लस जब मार्केट गिरता भी है तो सिल्वर देखते हैं ना 10%, 15%, 20%, मतलब 2-3 दिन में ही पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन गोल्ड एटलीस्ट उसके मुकाबले कम गिरता है, ठीक है। तो ये सब देख कर चले। इसका ये मतलब नहीं है कि सिल्वर में शायद रिटर्न नहीं हो सकता, रिटर्न आए, लेकिन भाई इतना ज़्यादा रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। तो ये सब ध्यान में रखें। ग्लोबल इक्विटी ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत एक्सपोजर रखना चाहिए, मैं हमेशा इस बात के फेवर में वो बोला भी है, लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना होगा कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो नहीं जाएं, और अगर जाना चाहते हैं तो ETF का रूट अच्छा है। ETF में भी नैस्डैक 100 बहुत रिस्की है, क्योंकि सारा IT वहाँ पे भरा पड़ा है। तो अगर उस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं तभी नैस्डैक 100 में जाओ, नहीं तो S&P 500 वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो वहाँ पे रिस्क रिलेटिवली, रिस्क तो सभी जगह, मार्केट गिरेगा तो सब कुछ गिरेगा, ठीक है, लेकिन रिलेटिवली थोड़ा कम है। डेट में भी कोई खास परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। इंडिया में भी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रेट कट होने नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत शायद हो तो हो, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है आप लोग को। रीट्स देखा जा सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, नेक्स्ट ईयर तक उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा। तो रियल इस्टेट ना FDIs अच्छा खासा और आएंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डील हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ या फिर US के साथ, तो GCCs तो आप लोग शायद जानते होंगे ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया पे आ रहे हैं और हमेशा लगातार भरे जा रहा है। पूरा का पूरा जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड की ना, यहाँ पे अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स स्टैब्लिश करें इंडिया में, और ये और भी बढ़ेगा आने वाले समय में। तो FDI जैसे जैसे बढ़ेगा तो रीट्स जो है ना उनका भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उसको भी देखा जा सकता है। रीट मैंने बोला है नेक्स्ट वीक मैं आप लोग के लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन करके रखें, ठीक है, और जहाँ जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है उससे बच कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जाना है तो कम रखें, ताकि भाई दिक्कत हुआ तो आप बच कर रहे हैं। सिल्वर तो भाई अभी क्रिप्टो की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्रिप्टो इनफैक्ट क्रिप्टो से भी ज़्यादा रिस्की हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था वैल्यूएशन के कारण। सिल्वर से रिलेटेड एक और न्यूज़ देखिए, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ज्वेलर है ना बाई वॉल्यूम, उसका नाम है पेंडोरा। तो उन लोगों ने बोला है कि भाई सिल्वर जो है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेकुलेटिव हो गया है, ठीक है। तो इसलिए अब वो लोग प्लैटिनम प्लेटेड ज्वेलरी लाने जा रहे हैं, ठीक है। सिल्वर का वो कम कर रहे हैं अपना बिजनेस, और प्लैटिनम प्लेटेड ज्वेलरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि सिल्वर किस जोन में चला गया है, तो सतर्क रहें तो अच्छा होगा। इंडियन इक्विटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है, यहाँ भी सतर्क होकर करें। इसीलिए अगर मैं बोलता हूँ जैसे SIP चल रहा है, छोटा छोटा अमाउंट, रिस्क नहीं है वहाँ पे, ठीक है भाई, छोटा छोटा अमाउंट। बड़ा बड़ा पैसा डालने से पहले सोचें, ठीक है। मार्केट में बिल्कुल सही बात है कि हमें ज़्यादातर पैसा हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना तो वहाँ तो सतर्क रहना ही चाहिए। देखिए अभी कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है ना जिसको बोला जा सके कि भाई ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पैसा डाल दो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, कहीं भी नहीं। इंडिया में भी रिटर्न नहीं आया 1.5 साल से, लेकिन वैल्यूएशन देखकर ऐसा नहीं लगता। लार्ज कैप्स में है काफ़ी हद तक, आई एग्री, मिड कैप में ज़्यादा है, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है। जब वैल्यूएशन बहुत कम होता है ना तब रिटर्न बहुत बढ़कर आता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इस तरह का वैल्यूएशन कहीं नहीं है कि आप बोल सके कि भाई बहुत नीचे बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आएगा, ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए। इंडिया में अगर रिलेटिवली देखें तो भाई उन लोगों से तो बेटर प्लेस्ड है। AI बबल का यहाँ पे रिस्क नहीं है, बाहर तो रिस्क है, इंडिया गिरेगा लेकिन जल्दी रिकवरी करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिवली मैं बोलूँगा कि भाई इंडिया ही ज़्यादा अच्छा है, ऑल्दो कहीं कहीं ओवर वैल्यूएशन फिर भी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, तो इंडिया में ही आइडियली हमारा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद ऑफ कोर्स अगर कोई चाहे तो US में थोड़ा बहुत और दूसरे कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत रखा जा सकता है, ठीक। गोल्ड में ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिल्वर से अगर बच कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद रीट्स को भी देखा जा सकता है। रीट्स ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक ये ड्यू है, मैं बताऊँगा। आप लोग का देखिए क्वेरी आता है ना, टेक्निकल एनालिसिस क्यों नहीं आप करते हैं। भाई देखिए मैंने पहले भी कई बार बताया है ना कि जैसे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये पास डेटा पे डिपेंडेंट होता है पूरी तरह से। कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है,
इकोनॉमी के हालात क्या है, इससे कुछ लेना देना नहीं है टेक्निकल एनालिसिस को। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ देखेगा कि वो वॉल्यूम कैसा है, बाय सेल कैसा चल रहा है, ठीक है, पास्ट का प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है, उसके आधार पर प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि प्योर लक है, शॉर्ट टर्म का प्योर लक, ठीक है। तो भाई जब लक के फेवर में ही जाना है तो भाई टेक्निकल एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है, खुद से ही कुछ कर दें, लक अच्छा होगा तो पैसा आएगा, नहीं आए तो नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को मोस्टली ऐसे ही देखता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका डिस्कशन नहीं करता हूँ। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है ना, तो जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो खुद का थोड़ा दिमाग लगाएं, और अगर सुनना है ना तो जो स्पेशलिस्ट हैं वेल नोन इंडिया में या वर्ल्ड में, उसका सुनकर डिसीजन लें, ठीक है। बहुत लोग ना ये जो टीवी पे पॉलिटिकल डिबेट्स चलते हैं उसको सुनकर बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं जानता हूँ ना मेरा बिजनेस सही है तो काफ़ी लोगों से डिस्कशन चलता है, थॉट प्रोसेस, तो देखिए उस चक्कर में बिल्कुल ना जाएं। ये जो डिबेट्स चलते हैं ना उसके आधार पे अगर आप डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तब तो ऑलमोस्ट गारंटी रखिए कि वो बेकार ही होगा, गलत डिसीजन होगा, ठीक है। तो मैं तो वो सब देखता ही नहीं हूँ। देखिए यही अगर आप सही में पैसा बनाना चाहते हैं या फिर अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं तो इन चीज़ों से अगर दूर रहें तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही करता हूँ, मैं ये सब बिल्कुल देखता भी नहीं हूँ, ये सब कंप्लीट टाइम वेस्ट है, इनफैक्ट नेगेटिव असर डालता है, क्योंकि उन लोगों का नॉलेज हो गया या फिर थॉट प्रोसेस हो गया, मतलब कुछ बोलने लायक नहीं है। तो अगर आप सही में इक्विटी मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करके, तो देखिए उन चीज़ों से दूर है, क्योंकि वो सब ना ज़्यादातर नेगेटिविटी ही आता है वहाँ पे। तो वो सब नेगेटिव बात बार बार सुनेंगे तो इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। अप डाउन देखते हैं कितना ज़्यादा होता है ना, यहाँ ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग में रखेंगे तो आप टिकेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखें। और उसी तरह से ना जब भी मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ ना, वहाँ पर जैसे ही कुछ हुआ कि भाई चार्ट दिखाने लगा कि ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, मैं तुरंत चेंज कर देता हूँ। इन चक्रों में मुझे पर्सनली नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेरी आया था ना आप लोग का, डेड कैट बाउंस क्या होता है। तो देखिए डेड कैट बाउंस का मतलब ये हो ना कि भाई लगातार कोई इन्वेस्टमेंट गिरा है, लाइक इक्विटी लगातार गिर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अचानक ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, लोग लगा अरे ये तो ऊपर जाने लगा, पैसा इन्वेस्ट करो, पूरा इन्वेस्ट करो, ठीक। और ऊपर जाके कुछ दिन, 1-2 दिन जाएगा, 3-4 दिन जाएगा, और उसके बाद फिर से गिर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डेड कैट बाउंस, ठीक है। जैसे सिल्वर अभी वही चल रहा है ना, सिल्वर या गोल्ड ना, मतलब पूरा ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिर जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टर को सतर्क रहना चाहिए ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गिर रहा है उसके बाद अगर वापस आता है तो वहाँ पे आपको सही से स्टडी करना है कि भाई ये जो वापस आया सही में वापस आने जा रहा है या फिर गिर जाएगा। क्योंकि अगर वापस आके फिर गिर जाएगा तब तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, कि भाई वापस आकर वो एटलीस्ट चले, थोड़ा सस्टेन करे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।